अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी इस जंग ने सिर्फ 12 दिनों के अंदर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। इसका असर सिर्फ नक्शों पर नहीं बल्कि हमारी असल जिंदगी पर भी पड़ रहा है। शेयर बाजार धड़ाम से गिर रहे हैं और पेट्रोल डीजल से लेकर गैस सिलेंडर के दाम आसमान छूने लगे हैं। आलम यह है कि लोगों को सिलेंडर के लिए घंटों लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। टीवी पर किसी शहर को जलते देखना एक बात है, लेकिन जब उस युद्ध की आंच हमारी बचत और घर के बजट को बिगाड़ने लगे तो उसे देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। शुरुआत में तो कई लोग ये मान रहे थे कि अमेरिका की ताकत के आगे ईरान भला कहां टिक पाएगा, लेकिन सबको ये अंदाजा नहीं था कि ईरान एक अलग ही लेवल की प्लानिंग के साथ मैदान में उतरा है। ईरान ने अमेरिका की सैन्य ताकत का जवाब सीधा आर्थिक चोट से देने की ठानी है, और आज वही असर हमें अपने देश, पड़ोसियों और पूरी दुनिया में साफ दिख रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि वियतनाम की सरकार ने तो लोगों से कह दिया है कि जब तक अगला आदेश न आए तब तक घर से ही काम करें, क्योंकि वहां पेट्रोल का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। यही हाल बांग्लादेश का भी है, जहां अब तेल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगनी शुरू हो गई है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा है, चाहे वो ईंधन की बढ़ती कीमतें हों या फिर हवाई रास्तों का बंद होना। हर तरफ से मार आम आदमी की जेब पर ही पड़ रही है। यूएई की रोएस रिफाइनरी पर हुए एक ड्रोन हमले ने तो सप्लाई ही रोक दी है, जिससे समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। हालात ये हैं कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी में काम बंद हो चुका है और कतर की बड़ी एलएनजी फैसिलिटी भी पिछले हफ्ते से ठप पड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो ईरान ने खड़ी की है। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग पूरी तरह बंद कर दिया है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि ईरान इस समुद्री रास्ते में माइंस बिछा रहा है ताकि गुजरने वाले जहाजों को उड़ाया जा सके। जो अमेरिका दुनिया को इस संकट में धकेल रहा था, अब वही डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जुटा है। डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने ये माइंस तुरंत नहीं हटाए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अभी कुछ घंटों पहले ही खबर आई है कि अमेरिका ने ईरान के उन 16 जहाजों को तबाह कर दिया है जो माइंस बिछा रहे थे। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि ईरान अब छोटी नावों का इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें 2-3 माइंस रखकर चुपके से समुद्र में छोड़ा जा रहा है। इस पूरी जंग का बिल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और ये पैसा किसी और के पास से नहीं बल्कि सीधा आपकी और मेरी जेब से आने वाला है। इसलिए इस कॉस्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कीमत को समझना बहुत जरूरी है। जानमाल का नुकसान भले ही ईरान में ज्यादा हो रहा हो, लेकिन इसकी आर्थिक मार अमेरिका, इजराइल और हम सबको मिलकर झेलनी पड़ रही है। पूरी दुनिया की बात तो ठीक है, लेकिन अब जरा भारत के हालात देखिए। 7 मार्च से ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। दिल्ली में जो सिलेंडर पहले 850 रुपए का मिलता था, वो अब 900 के पार निकल गया है। वहीं होटलों और रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 115 रुपए से भी ज्यादा बढ़ गए हैं, यानी अब ये 1900 से 2000 रुपए के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन असली मुसीबत सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि कमी है। देश के कई शहरों में कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ही रोक दी है, जिसकी वजह से ये अब 3000 रुपए से भी ज्यादा में ब्लैक में बिक रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि बेंगलुरु और चेन्नई के कई होटल संगठनों ने अपने रेस्टोरेंट्स बंद करने का फैसला कर लिया है। मुंबई में भी आधे से ज्यादा होटल या तो बंद हो चुके हैं या बंद होने की कगार पर हैं। हमारी सरकार जो अब तक कह रही थी कि सब ठीक है, अब उसे भी कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। मंत्री हरदीप पुरी, जो कल तक राहत की बात कर रहे थे, आज देश में बढ़ते एलपीजी संकट को देखते हुए इमरजेंसी कमोडिटीज एक्ट लागू कर चुके हैं। इसका मतलब है कि सरकार अब वॉर टाइम पावर्स का इस्तेमाल करके खुद गैस की सप्लाई को कंट्रोल करेगी। घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के बीच का समय भी 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है, ताकि कोई भी जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा न कर सके। सरकार ने अब रिफाइनरियों को सख्त आदेश दिए हैं कि वे घरेलू एलपीजी का प्रोडक्शन जितना हो सके बढ़ा दें, ताकि कहीं नोटबंदी जैसे हालात न हो जाएं और लोगों को गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनों में न लगना पड़े। दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनियां भी आने वाले संकट को भांपते हुए टिकटों के दाम बढ़ा रही हैं। एयर इंडिया ने तो घरेलू उड़ानों पर सीधा 400 रुपए का फ्यूल सरचार्ज लगा दिया है। यही नहीं, अफ्रीका और दूसरे देशों की फ्लाइट्स पर भी ये एक्स्ट्रा चार्ज कई गुना बढ़ चुका है। पेट्रोल के दाम फिलहाल तो स्थिर दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार आखिरी वक्त तक सब कुछ ठीक बताती रहती है, उसे देखकर डर लगता है कि कहीं अचानक एक दिन दाम आसमान न छू जाए। हैरानी की बात यह है कि जब हमारे देश के लोगों की हालत इतनी खराब हो रही है, तब भी हम खुलकर इस युद्ध की आलोचना नहीं कर पा रहे हैं। ईरान पर इस हमले और समुद्र का रास्ता बंद होने से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान भारत का ही हो रहा है। फिर भी हमारा स्टैंड साफ नहीं है। हकीकत यह है कि भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है और उसका आधा हिस्सा अकेले मिडिल ईस्ट से आता है। ऐसे में वहाँ की आग हमारे घर के चूल्हे तक पहुँचना तय है। अब जरा इस गणित को समझिए कि हमारी रसोई में आग क्यों लग रही है। भारत अपनी जरूरत की 50 से 55% एलएनजी खाड़ी देशों से मंगाता है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हम जो एलपीजी सिलेंडर अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, उसका 90% हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से होकर भारत आता है। अब जब रास्ता ही बंद है तो किल्लत तो होनी ही थी,
लेकिन बात सिर्फ खाने और रसोई तक ही सीमित नहीं है, अब ये मामला हमारी थाली और किसानी तक पहुंच गया है। भारत अपनी जरूरत का 1/3 से ज्यादा खाद भी मिडिल ईस्ट से ही लाता है और यहाँ भी अब सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, खाद बनाने के लिए भी गैस की जरूरत पड़ती है। अब गैस कम हुई तो खाद का प्रोडक्शन भी गिर गया। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर जैसी बड़ी कंपनियों ने तो अभी से हाथ खड़े कर दिए हैं और प्रोडक्शन कम करने का ऐलान कर दिया है। सोचिए, अगर किसान को सही समय पर खाद नहीं मिली तो इसका सीधा असर हमारी फसलों और अनाज की कीमतों पर पड़ेगा। यानी आने वाले समय में सिर्फ सिलेंडर ही नहीं, बल्कि आटा, दाल और सब्जियां भी आपकी पहुंच से बाहर हो सकती हैं। ये युद्ध सिर्फ 2 देशों की सरहद पर नहीं, बल्कि भारत के हर खेत और हर किचन के अंदर लड़ा जा रहा है। नुकसान सिर्फ आने वाली चीजों का नहीं, बल्कि यहाँ से जाने वाली चीजों का भी हो रहा है। हमारे किसान जो चावल, प्याज, केला और मसाले खाड़ी देशों को भेजते थे, आज वे भारी घाटे में हैं। चूंकि हॉर्मुज का रास्ता बंद है, इसलिए करीब $1 अरब का एक्सपोर्ट अधर में लटका हुआ है। ये हमारे कुल कृषि निर्यात का 20% से भी ज्यादा है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस जंग की चोट अमेरिका से कहीं ज्यादा भारत को सहनी पड़ सकती है। लोग कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी में अभी से ही बड़ी गिरावट के संकेत मिलने लगे हैं। ऐसा लगता है कि ईरान पर हमला करने से पहले अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तेल का मतलब सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं होता, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। हमारे आसपास दिखने वाली लगभग हर चीज, चाहे वो पेंट हो, रबर, प्लास्टिक या कॉस्मेटिक्स, सब कहीं न कहीं तेल से ही जुड़े हैं। अब ईरान ने इसी लाइफलाइन को काट दिया है। अब ये सही है या गलत, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन एक नजरिए से देखें तो अगर किसी देश की लीडरशिप और मासूम बच्चों को निशाना बनाया जाए तो उसका रिवेंज लेना स्वाभाविक है। ईरान जानता है कि वो सीधे मुकाबले में अमेरिका को शायद न हरा पाए, लेकिन वो सबको आर्थिक रूप से क्रिपल जरूर कर सकता है। वो इस युद्ध को खींचकर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अस्थिर कर रहा है। अगर आप डेटा उठाकर देखें तो चीन के बाद भारत ही वो देश है जो अपनी जरूरतों के लिए सबसे ज्यादा इस हॉर्मुज के रास्ते पर निर्भर करता है। यानी इस लड़ाई में सबसे बड़ा दांव हमारी तरक्की का लगा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चीन के लिए आज भी खुला है, लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत किसके लिए खड़ी होने वाली है? हमारे लिए। और बात सिर्फ तेल या सामान की नहीं है। इस समंदर के नीचे इंटरनेट की फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी बिछी हुई हैं। भारत का 30% से ज्यादा इंटरनेट ट्रैफिक इन्हीं के जरिए यूरोप और अमेरिका तक जाता है। अगर जंग में ये केबल्स डैमेज हुई तो बैंकिंग से लेकर इंटरनेशनल कॉल्स और क्लाउड सर्विस तक सब कुछ ठप पड़ सकता है। यानी हम एक डिजिटल ब्लैकआउट की तरफ बढ़ सकते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, वियतनाम में संकट शुरू हो चुका है, बांग्लादेश में तेल की राशनिंग हो रही है और श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देश तो पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का 90% सल्फर तेल रिफाइनिंग से ही निकलता है? इसी सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जो कॉपर, निकल और कोबाल्ट जैसे मेटल्स निकालने के काम आता है। अगर तेल की सप्लाई रुकी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और मोबाइल चिप्स का प्रोडक्शन भी रुक जाएगा। पूरी दुनिया के पहिए थम सकते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि इसी गैस से नाइट्रोजन खाद बनती है, जिससे दुनिया की आधी आबादी का पेट भरता है। ये कोई किताबी बातें नहीं हैं। कच्चा तेल उबल रहा है और इसका सीधा मतलब है आपकी ग्रोसरी से लेकर ऑटो के किराए तक हर चीज में बेतहाशा महंगाई। 2008 में जब तेल की कीमतें बढ़ी थीं, तब भारत में महंगाई 9% पार कर गई थी। आज सरकार कह रही है कि हम रूस से तेल लेंगे या दूसरे रास्ते ढूंढेंगे, लेकिन ये इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। सरकार की नींद थोड़ी देर से खुली है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर तेल की कीमत $120 तक रही तो दुनिया की जीडीपी गिर जाएगी और छोटे देशों में तबाही मच जाएगी। असली कीमत कौन चुकाएगा? इसकी असली कीमत आप और मैं चुकाएंगे, वो करोड़ों आम लोग जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं। 12 दिन बीत चुके हैं, पर शांति की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। ईरान जानता है कि दुनिया इस जंग का बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर आज भी जंग रुक जाए तो सब कुछ नॉर्मल होने में कम से कम 2 से 3 महीने लग जाएंगे। इसलिए दुनिया में जो हो रहा है उसे समझना जरूरी है, क्योंकि आप भले ही उनसे दूर हों, लेकिन उनके फैसलों का असर आपकी जेब और आपकी जिंदगी पर जरूर पड़ता है। अब हालात अमेरिका और इजराइल के हाथ से बाहर निकलते दिख रहे हैं। अमेरिकी सीनेट की ब्रीफिंग से संकेत मिल रहे हैं कि ट्रंप अब ईरान में अपनी सेना उतारने की तैयारी कर रहे हैं। जानकार तो अभी से इस फैसले को ऑपरेशन एपिक ब्लंडर यानी एक ऐतिहासिक भूल कह रहे हैं। अगर अमेरिका ने अपनी सेना जमीन पर उतारी तो समझ लीजिए कि ये जंग कम से कम 3 से 6 महीने और खिंच सकती है। जब तक जंग चलेगी तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता भी अधर में लटका रहेगा, कभी खुलेगा तो कभी बंद होगा और हवाई सफर इतना महंगा और अनिश्चित हो जाएगा कि आम आदमी के बस की बात नहीं रहेगी। यानी दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए खबर फिलहाल बुरी ही है। यही वजह है कि आज अमेरिका के अंदर और बाहर लोग इस युद्ध के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सबको पता है कि इस इलाके की चिंगारी पूरी दुनिया को झुलसा सकती है। जिस अमेरिका ने एक देश को आजाद कराने के नाम पर यह हमला शुरू किया था, आज वो एक समुद्री रास्ते तक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और दूसरी तरफ ईरान है, जिसकी पूरी लीडरशिप पहले ही दिन खत्म कर दी गई थी, लेकिन 12 दिन बाद भी उसने पूरी दुनिया की सांसें रोक रखी हैं। ईरान का दांव साफ है,
जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके कब्जे में है, दुनिया को उसकी शर्तों पर झुकना पड़ेगा। अब सारा दारोमदार अमेरिका और इजराइल पर है कि वे इस युद्ध को रोकने का कोई रास्ता निकालें। सवाल बस ये है कि जब तक इन बड़े देशों को अपनी गलती का एहसास होगा, तब तक और कितनी आम जानें कुर्बान हो चुकी होंगी। ये युद्ध अब सिर्फ टीवी की हेडलाइंस तक सीमित नहीं है, ये हमारी और आपकी हकीकत बन चुका है।